हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और लेक्चर, नई इंटरेस्टिंग चीज़ें सब पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले माय नेम इज़ गणेश और आप देख रहे हो एक बहुत ही बेहतरीन चैनल गणेश ट्यूटोरियल्स। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक नई चीज़ सुनाई दे रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, मजा आ रहा है सुन के। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले हमें एक नई टर्म समझनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं एरिया। एरिया एरिया तो सर हमें पहले से ही पता है, एरिया क्या होता है। एरिया तुम्हें पहले से पता है। तुम सोचते हो अभी तक एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, जो काफी हद तक ठीक भी है। पर इस चैप्टर में हमें एरिया को वेक्टर मानना है। अब 12th में एरिया को ज्यादातर हमें वेक्टर ही मानना है। एरिया वेक्टर क्या होता है ये हमें समझना है। नाउ एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और एरिया वेक्टर होता क्या है इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो मान लो यहाँ पे कोई एक मैं एरिया बना देता हूँ इस तरीके से। एक सरफेस ले लिया जिसका लेंथ मैंने ए ले लिया है और ब्रेड्थ यहाँ पे मैंने बी ले लिया है। लेंथ ए और ब्रेड्थ बी। ठीक है, एरिया की अगर वैल्यू लिखी जाए तो एरिया तो डायरेक्ट आ जाएगा ए और बी को मल्टीप्लाई करके। ए और बी को मल्टीप्लाई करके हम एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एरिया वेक्टर की फॉर्म में पूछ लिया जाए कि भाई एरिया वेक्टर बताओ, तो एरिया वेक्टर याद रखना बच्चों, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस के परपेंडिकुलर यानी ये जो हमारा स्क्वायर, ये जो हमारा रेक्टेंगल है, ये इस बोर्ड के प्लेन पर रखा हुआ है। बोर्ड के परपेंडिकुलर ये मार्कर मैंने बना के दिखाया, ये आगे की तरफ परपेंडिकुलर, और एक परपेंडिकुलर पीछे भी बनेगा बच्चों। आगे तो बनेगा ही, पीछे भी बनेगा। तो इसका जो एरिया की डायरेक्शन है वो आगे और पीछे दोनों तरफ आ सकती है, प्लेन के परपेंडिकुलर। जो भी हमारा प्लेन फिगर उसके परपेंडिकुलर। तो 2D सरफेस में एरिया वेक्टर दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। अब परपेंडिकुलर क्यों है इसका भी एक रीजन है। जैसे मान लो ए को अगर मैं कोई वेक्टर मान लूं और बी को भी कोई वेक्टर मान लूं, तो ए और बी एरिया जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट से आता था। जैसे हमने अगर किसी ट्राइंगल की बात करें, स्क्वायर का भी अगर ए क्रॉस बी करें तो ए क्रॉस बी से एरिया आ जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी में क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए बी। तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वहां से हमें एरिया की वैल्यू मिल जाएगी। ट्राइंगल में भी सेम ऐसा ही करते थे। ट्राइंगल में अगर हमें कोई दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो हम क्या करते थे, ए क्रॉस बी यानी ए बी साइन थीटा, यहां से हमारा ट्राइंगल का एरिया आ जाता था। ये सब 11th क्लास में हमने कर लिया है। 11th क्लास में इस तरीके से हम एरिया निकालते थे। स्क्वायर का भी एरिया, ट्राइंगल का भी एरिया हम क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट में हमने एक बहुत ही बेहतरीन चीज पढ़ी थी कि जो ए क्रॉस बी है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है, और ए क्रॉस बी जो होता है वो बच्चों बी के भी परपेंडिकुलर होता है। ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर है और ए क्रॉस बी बी के भी परपेंडिकुलर है। ऐसा पॉसिबल कब होगा, जब इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही ए क्रॉस बी आ जाए, क्योंकि ए और बी इस रेक्टेंगल के प्लेन पर है और रेक्टेंगल के परपेंडिकुलर सामने। जैसे ये मैंने जो मार्कर दिखा रखा है वो देखो, यहाँ पे ए के भी परपेंडिकुलर हो गया और बी के भी परपेंडिकुलर हो गया। अंदर बना दूंगा तो अंदर ए के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि ए इधर है और ये अंदर है। इस तरीके से ए इस तरफ है, ये ए और ये अंदर की तरफ एरिया, दोनों परपेंडिकुलर, और बी ऊपर है। देखो बच्चों, बी ऊपर है, बी और ये एरिया। तो एरिया को वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो हम अंदर भी लिख सकते हैं और बाहर भी लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर को मान लो मैं एन कैप से दिखा रहा हूं, तो ए बी एन कैप भी लिख सकते हैं एरिया को, और एरिया को ए बी माइनस एन कैप भी लिख सकते हैं। दोनों तरफ एरिया हो सकता है, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी, दोनों ही ठीक होंगे। तो ये तो हो गया एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब एक काम करेंगे, एरिया वेक्टर पे 2-4 क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा इसको और अच्छे से समझेंगे, थोड़ा फील के साथ समझेंगे। तो देखो बना देते हैं यहाँ पे इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस, और यहाँ पर एक ले लेते हैं स्क्वायर। ठीक है, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बताना है कि इसका एरिया वेक्टर कितना होगा। मतलब एरिया वेक्टर पूरा वेक्टर की फॉर्म में बताना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे स्टार्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे एरिया वेक्टर कितना होगा, अगर स्क्वायर की साइड को ए ले लिया जाए तो एरिया तो सीधा सीधा ए स्क्वायर हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या है, ये जो स्क्वायर है वो वाई जेड प्लेन पे रखा हुआ है, यानी ऐसे रखा हुआ है।
ये वाई जेड प्लेन पे रखा हुआ है, तो एरिया क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर आगे भी हो सकता है, इसके परपेंडिकुलर पीछे भी हो सकता है। यानी एरिया कहाँ पे होगा, एक्स डायरेक्शन में, आगे भी पीछे भी। तो एरिया वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर आई कैप या फिर ए स्क्वायर माइनस आई कैप, दोनों ही चीज लिख सकते हैं। आई कैप एक्स डायरेक्शन को दिखाता है। अब ऐसे ये जे का देखते हैं। मान लो मैंने इस तरीके से फिगर बनाई और इस बार स्क्वायर को ऐसे रख दिया, स्क्वायर की साइड ए है, ये जेड एक्स। तो इस बार जो ये हमारा स्क्वायर है वो एक्स जेड प्लेन पे रखा हुआ है। स्क्वायर बच्चों अगर एक्स जेड प्लेन पे रखा है तो इसका परपेंडिकुलर वाई पे बनेगा, परपेंडिकुलर इसका ऊपर बनेगा वाई पे। तो एरिया या तो ऊपर आ सकता है या तो नीचे आ सकता है, दोनों डायरेक्शन में आ सकता है। तो यहाँ पे एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एरिया को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर और ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव जे, क्योंकि वाई डायरेक्शन को जे से दिखाते हैं, और नीचे की माइनस ए स्क्वायर जे। चलो ठीक है, एक और देखते हैं इस पे। इस बार रख लेते हैं एक्स वाई प्लेन पे, बहुत ही सिंपल, जैसे इस तरीके से रख दिया, ये एक्स वाई प्लेन पे रख दिया। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी एरिया बहुत ही सिंपल है। एरिया या तो आगे पॉजिटिव जेड की तरफ हो जाएगा या पीछे नेगेटिव जेड की तरफ हो जाएगा। तो पॉजिटिव जेड के लिए लगा देंगे के कैप, नेगेटिव जेड के लिए लगा देंगे ए स्क्वायर और माइनस के कैप। तो दोनों ही चीज है, दोनों ही ठीक है। एरिया को हम सरफेस के आगे भी ले सकते हैं, सरफेस के पीछे भी, दोनों तरफ ले सकते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये तो हुआ एरिया वेक्टर। अच्छा, इसमें और एक दो चीजें और बतानी पड़ेंगी, तो ये पहले इसको हटा देते हैं। तो देखो बच्चों, अगर यहां पर मैं, अभी तो हमने 2D फिगर ली, 2D फिगर का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अगर 2D के अलावा मैं 3D फिगर ले लूं, कोई 3D फिगर, जैसे यहां पे एक 3D फिगर ले लेते हैं। इस तरीके से एक क्यूब बना दिया मैंने, ठीक है, क्यूब बना दिया। तो यहां पर क्यूब के पास कितने सरफेस है, क्यूब के पास 6 सरफेस है। इस पूरे क्यूब का हमें एरिया वेक्टर बताना है, और मैं सरफेसेस को नाम दे देता हूं कुछ इस तरीके से। आगे वाले ए बी सी डी, पीछे वाले दे देते हैं ई एफ जी एच, ठीक है। क्यूब के सरफेसेस को मैंने नाम दे दिया। अब अगर ध्यान से देखो तो ये जो ए बी सी डी है, अच्छा क्यूब में, इसमें 3D में रूल क्या होता है, 3D में रूल ये है कि एरिया वेक्टर होना तो दोनों तरफ चाहिए, लेकिन हम जो हमारा 3D बॉडी होती है, बॉडी के बाहर लेते हैं एरिया वेक्टर, बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर। तो जैसे ये है ए बी सी डी, मान लो ये आगे वाला हिस्सा है, इसका जो एरिया वेक्टर है वो आगे भी बन सकता है और पीछे भी बन सकता है, लेकिन बॉडी के बाहर क्या होगा, ये आगे वाला। तो एबीसीडी का जो एरिया वेक्टर बनेगा वो कहां बनेगा, आगे की तरफ बनेगा। एबीसीडी का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ एबीसीडी, वो बनेगा आगे की तरफ, और ए स्क्वायर इंटू आगे है के कैप। सेम ऐसे पीछे वाला ई एफ जी एच, एरिया ऑफ ई एफ जी एच बनेगा माइनस ए स्क्वायर के कैप, पीछे की तरफ। ई एफ जी एच ये पीछे वाला है, ये आगे वाला ए बी सी डी था, पीछे वाला ये जो इसका हिस्सा है पीछे वाला ई एफ जी एच, ये ऐसे ई एफ जी एच। ई एफ जी एच का एरिया पीछे बनेगा क्योंकि ये प्लेन एक्स वाई पे रखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से दिखा देते हैं। अब बात करते हैं ए ई एच डी की, एरिया ऑफ ए ई एच डी। तो ए ई एच डी यानी कि ये रखा हुआ है इस तरीके से वाई जेड प्लेन पे, इस तरीके से। इसका एरिया इधर बनेगा एक्स पे लेफ्ट साइड में, तो ए ई एच इसका इधर बनेगा, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इसका पीछे की तरफ बनेगा तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आई कैप। अब बात करें इसकी एफ बी जी सी, एरिया ऑफ एफ बी जी सी। तो सेम ए स्क्वायर पॉजिटिव आई कैप, क्योंकि एरिया बनेगा फिगर के बाहर, जो बॉडी है बॉडी के बाहर सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस का परपेंडिकुलर बाहर भी हो सकता है अंदर भी हो सकता है, लेकिन रूल ये है कि हमें अंदर का नहीं लेना है, बाहर का एरिया लेना है। तो यहां पे एरिया बाहर की तरफ, सेम ऊपर वाला जो सरफेस है ई एफ बी ए, यहां पे लिख देते हैं सरफेस ई एफ बी ए। इसका जो एरिया बन रहा है वो ऊपर वाई डायरेक्शन में, क्योंकि ये सरफेस ऐसे है ऊपर की तरफ, एरिया ऐसे वाई डायरेक्शन में, तो ए स्क्वायर और जे कैप। और लास्ट जो रह गया है वो नीचे वाला एच जी सी डी,
एच जी सी डी, ये नीचे वाला सरफेस जिसका एरिया नीचे की तरफ बनेगा, क्योंकि ये इस तरीके से नीचे की तरफ, नीचे वाले सरफेस का ऐसा एरिया वेक्टर, और इसको दिखाएंगे हम -a² j कैप से। तो 3D बॉडी में एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से है, बॉडी के बाहर होगा, बॉडी के अंदर की तरफ एरिया वेक्टर नहीं लेना, बॉडी के बाहर लेना है। ठीक है, इसको देखो एक बार ध्यान से। चलो आते हैं अगली फिगर पे, ऐसी एक और फिगर है, 3 में एक फिगर और समझाते हैं। तो आते हैं बच्चों एक स्फेरिकल सरफेस पे। मान लो हमने यहाँ पे एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया, स्फेरिकल सरफेस पे हमें एरिया वेक्टर बताना है। तो स्फेरिकल सरफेस पे मैं अगर कोई भी पॉइंट दिखाऊं, जैसे ये छोटा सा दिखा देते हैं, तो कोई भी पॉइंट अगर दिखाऊं तो बहुत ही छोटे से हिस्से को अगर हम देखेंगे तो वो लगभग हमें फ्लैट नजर आएगा, वो हमें कर्व नजर नहीं आएगा। अगर हम बहुत ही छोटा सा, मान लो किसी बड़ा सा हमारे पास कोई सर्कल है, बड़े से सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा देखोगे तो वो लगभग एक फ्लैट फिगर नजर आएगी। तो ये लगभग एक फ्लैट फिगर नजर आएगी। और फ्लैट फिगर का एरिया क्या होगा? किसी भी फिगर में एरिया क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो इसके परपेंडिकुलर आएगा और ये परपेंडिकुलर आके सर्कल से मिलेगा। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस पॉइंट पे हमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दिखानी है, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो और टेंजेंट के परपेंडिकुलर हमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाएगी। सेम ऐसे ही इस पॉइंट पे आ जाओ, इस पॉइंट पे हमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखनी है, तो यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो हर पॉइंट का एरिया वेक्टर इस तरीके से आएगा और ये जो हमारा एरिया वेक्टर है वो जाके सेंटर पे मिलेगा, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होता है सरफेस के वो जाके सेंटर पे मिलता है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट का एरिया वेक्टर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, हर पॉइंट का एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर। और इजी तरीका है, टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट के परपेंडिकुलर बना दो, हर पॉइंट पे टेंजेंट, टेंजेंट के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर। तो स्फेरिकल बॉडी में हर पॉइंट का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन डिफरेंट है। सेम ऐसे आ जाते हैं एक सिलेंड्रिकल बॉडी में, एक बहुत ही बढ़िया मजेदार सिलेंड्रिकल बॉडी। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल बॉडी में 3 सरफेसेस हो गए। तो बच्चों सिलेंड्रिकल सरफेस को कुछ इस तरीके से समझो। ये मान लो एक मैंने सिलेंड्रिकल सरफेस बनाया, ये तुम लोगों को समझाने के लिए बना रखा है स्पेशली। तो सिलेंड्रिकल सरफेस में एक तो ये ऊपर वाला हिस्सा, ये जो सर्कुलर पार्ट है, जैसे ये हो गया, ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया सर्कुलर पार्ट, इसका जो एरिया वेक्टर है वो ऊपर की तरफ आएगा, एरिया की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगी, सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। नीचे वाला सरफेस के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, नीचे वाला ये सर्कुलर हिस्सा, इसका परपेंडिकुलर नीचे। तो नीचे वाले सरफेस का एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से आएगा। अब बचाइए कर्व सरफेस, ये जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर समझाने के लिए यहां पे देखो, कर्व सरफेस में क्या होता है? कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस में मैंने बताया कि किसी भी पॉइंट पे एरिया वेक्टर कैसे निकालोगे, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन आ रही है, जैसे यहाँ पे देखो मैंने ये पॉइंट ले रखा है, देखो बच्चों पॉइंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट के परपेंडिकुलर ये जो डायरेक्शन आ रही है ये एरिया वेक्टर है। ऐसे ही किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जैसे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो ये डायरेक्शन आ रही है, ऐसे ही ये एरिया इस तरीके से हर पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे इधर हो जाएगा, तो एरिया इस तरीके से चेंज होता रहेगा। हर पॉइंट का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे चेंज होती रहेगी, क्योंकि किसी भी पॉइंट का जो टेंजेंट है उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर हमें ये बनाना है। तो ये समझ में आ रहा है? चलो, तो सिलेंड्रिकल सरफेस पे हमने समझ लिया एरिया वेक्टर कैसे होता है, स्फेरिकल सरफेस पे समझ लिया एरिया वेक्टर कैसे होता है, क्यूब पे समझ लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो था पूरा एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमें एरिया समझना था कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है 2D फिगर का, 3D फिगर का। 3D फिगर में स्फेरिकल बॉडी आ गई, 3D फिगर में सिलेंड्रिकल बॉडी आ गई, 3D फिगर में क्यूब आ गया। ठीक, अब देखो, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक, तो भाई समझो, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a surface, passing through a surface normally,
नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने पढ़ लिया। अब किसी सरफेस से कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं उतना ज्यादा फ्लक्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताता है कि फ्लक्स कितना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही फ्लक्स होता है, किसी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है वही फ्लक्स है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे पास करनी चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे अगर मैं कोई एक इस तरीके से प्लेन सरफेस बना दूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस तरीके से पास कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से पास कर रही है, ठीक है। इस प्लेन सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगे तो फ्लक्स हो जाएगा 10, 50 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगे फ्लक्स हो जाएगा 50, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा हूं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ा रहा हूं। एरिया उतना ही रखते हैं, एरिया को सेम रखते हैं, बस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। एरिया सेम रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब क्लोज आ जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना ही क्लोज होती हैं। ये पहले पढ़ चुके हैं हम, जैसे ये इस टाइप का क्वेश्चन किया था कि ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, बी पे क्या है, सी पे क्या है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सबसे ज्यादा क्लोज हैं, फिर बी पे, फिर सी पे। तो ये चीज हम कर चुके हैं। तो ये चीज थोड़ा रिवाइज करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज आ जाएंगी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से पास पास आ जाएंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आ रही है मतलब इस बार एरिया से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, इस बार एरिया से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है तो हमें ये पता चल गया कि जो हमारा फ्लक्स है, जिसको हम फाई से डिनोट करेंगे, जो हमारा फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज आती जाएंगी, क्लोज आती जाएंगी, पास पास आती जाएंगी, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू सरफेस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लाइन और क्लोज आ रही है तो इसमें और ज्यादा लाइन आ सकती है, और पास आएगी तो और ज्यादा लाइन आ सकती है, इस तरीके से, ठीक है। अब एक और चीज हम देख सकते हैं कि अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं बढ़ा रहे, अब एरिया को बढ़ा देते हैं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं बढ़ा रहे, एरिया को बढ़ा देते हैं। जैसे ये स्पेस है, मान लो स्पेस में इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक बार मैंने एरिया ये ले लिया तो इस एरिया में थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है। एक बार एरिया मैंने ज्यादा ले लिया, इस एरिया में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, तो एरिया को बढ़ाने से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी। और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर ले रहे हैं, परपेंडिकुलर टू सरफेस। सरफेस इस तरीके से है, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे ऐसे, सरफेस ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं आगे आगे जा रही है सरफेस के परपेंडिकुलर। तो हमें ये भी पता चल गया कि फ्लक्स जो है वो डिपेंड कर रहा है एरिया ऑल्सो, एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पे तो कर ही रहा है, एरिया की वैल्यू पे भी कर रहा है। एरिया को बढ़ाएंगे फ्लक्स बढ़ेगा, ठीक है। अब क्या ये फ्लक्स इनके बीच के एंगल पे भी डिपेंड करेगा, वो भी चेक कर लेते हैं। मान लो सरफेस ले लिया, ये सरफेस का एरिया होगा सरफेस के परपेंडिकुलर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये ले थीटा एंगल पे, ठीक है। तो ये अगला केस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये ले ली। अब हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस, और लास्ट में क्या लिखा है, नॉर्मली, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। तो सरफेस हमारा ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार ऐसे, परपेंडिकुलर ना होके इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है किसी एंगल पे। तो हमें क्या करना है, हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है, दो कंपोनेंट्स में। एक आएगा एरिया के डायरेक्शन में, एक आएगा इस तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्रेक करते हैं कंपोनेंट्स में। इधर आएगा E cos थीटा, इधर आएगा E sin थीटा, और आगे एरिया भी है। अब ध्यान से समझो, E sin थीटा की वजह से कोई भी फ्लक्स नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया से पास नहीं कर रही है, एरिया के ऊपर ही है। E sin थीटा मतलब ये हमारा जो एरिया था इसी के ऊपर है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी इसी एरिया के ऊपर है, यूं ऊपर जा रही है, यूं इसी के ऊपर है। और E cos थीटा वाली यूं पास कर रही है, आर पार हो रही है, E cos थीटा वाली आर पार हो रही है। तो सरफेस के परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है हमें वो लेनी है, सरफेस के परपेंडिकुलर E cos थीटा। तो हमारा फ्लक्स हो जाएगा
इलेक्ट्रिक फील्ड पर तो डिपेंड कर ही रहा है। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ई कॉस थीटा है, और एरिया वही सेम, तो फ्लक्स की वैल्यू आ जाती है ई ए कॉस थीटा। ये हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, ई ए कॉस थीटा, क्योंकि फ्लक्स एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी कर रहा है, और इनके बीच के एंगल पे भी कर रहा है, और कॉस थीटा वाली इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर आ रही है, तो इसीलिए हम कॉस थीटा वाली लेंगे। और ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो मतलब ये जो हमारा सरफेस है, इस सरफेस के बहुत सारे छोटे छोटे एरिया होंगे, हर एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अलग है तो हर एरिया का हम अलग से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। जैसे इस तरीके से लिखेंगे, डी फाई इक्वल्स टू ई डी ए। एक छोटा सा एरिया डी है, जैसे यहीं पे लिख देते हैं, ये छोटा सा एरिया डी है। अगर इस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यूनिफॉर्म बना रखी है, पर अगर यूनिफॉर्म नहीं होती, इन केस यूनिफॉर्म नहीं होती, तो हर एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग होती, तो हम छोटे छोटे एरिया की इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब छोटे छोटे एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते और इंटीग्रेट करके सबको ऐड कर देते। तो किसी छोटे से एरिया पे इतना फ्लक्स आएगा ईडीए डिफरेंशियल इक्वेशन में, और टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेट करते हैं। ये फॉर्मूला है फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। फ्लक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ई डी ए कॉस थीटा लिख देते हैं, चलो ई डी ए कॉस थीटा। चलो इसको थोड़ा यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं, ये सब नोट कर ही लिया होगा तुम लोगों ने। देखो भाई, हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फ्लक्स आया ई ए कॉस थीटा। कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट होता है, तो ई डॉट ए डॉट प्रोडक्ट में आता है कॉस थीटा। और यहां से हमें ये भी पता चल गया कि फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, फ्लक्स की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, तो यहां पे फ्लक्स की कोई डायरेक्शन नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फ्लक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, एंड फ्लक्स इज फाई इज स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट हो जाएगी फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कूलम, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम, दिस इज एसआई यूनिट। तो इतना नोट कर लो, फिर आगे कराते हैं। चलो और इंपॉर्टेंट बढ़िया बढ़िया एक दो चीजें बताते हैं इसमें। अभी हमने पढ़ा एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर के बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, ओके, स्केलर क्वांटिटी, ओके, तो इतनी चीजें हो गई हैं। ठीक है, फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई ए कॉस थीटा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। ओके, तो अभी हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। चलो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, और एक बहुत ही बेसिक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे, जो कि पहला क्वेश्चन है बच्चों वाला सवाल, बच्चों के लिए ए और बी। ठीक है, ए और बी, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, ई ले लेते हैं, ई नॉट और के कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की फॉर्म में। फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस रेक्टेंगुलर सरफेस, फाइंड करना है हमें फ्लक्स। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी, इजी पीजी, बहुत ही सिंपल। फ्लक्स हो जाता है ई ए कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है जेड डायरेक्शन में, and area vector is also in z direction, surface के perpendicular electric field and area is also surface के perpendicular। तो electric field है E naught, area है AB और cos 90 cos 0, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 0 डिग्री। ठीक है, cos 0 1, तो E naught AB, ये हो गया फ्लक्स। फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, तो कोई वेक्टर यहाँ पे आएगा नहीं। एंगल को दोबारा समझ लो, एंगल क्या है,
सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एरिया आगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे जेड में ही दे रखी है, तो दोनों के बीच में एंगल जीरो, तो फ्लक्स में हमने एंगल रखा है जीरो। तो दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे एक लूप ले लेते हैं हम, यानी एक स्क्वायर लूप जिसको इस तरीके से रखा हुआ है, स्क्वायर मान लो, चलो स्क्वायर है, जिसको इस तरीके से हमने वाई जेड प्लेन पे रखा हुआ है, ये वाई और ये जेड और ये एक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे दे रखी है एक्स डायरेक्शन में। क्वेश्चन में कहा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हम देंगे एक्स में ही, ई नॉट आई कैप। अब बताओ कि इस सरफेस से फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा। तो सबसे पहला काम, हमें डायरेक्शन, हमें एंगल देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का। तो इलेक्ट्रिक, ये जो हमारा स्क्वायर है वो इस तरीके से रखा हुआ है, स्क्वायर का जो एरिया है वो सरफेस के परपेंडिकुलर आगे आएगा, देखो ध्यान से आगे आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे दे रखी है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। तो फ्लक्स का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया ए स्क्वायर एंड कॉस का 0 हो गया ई नॉट ए स्क्वायर। ठीक, समझ में आ गया सब? ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में अगर बोल देगा इफ दिस स्क्वायर लूप, इफ दिस स्क्वायर लूप rotates clockwise to an angle 30 डिग्री, यानी इस स्क्वायर लूप को क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया टू एन एंगल 30 डिग्री, ठीक है, टू एन एंगल 30 डिग्री इस तरीके से। ये क्लॉकवाइज था, मतलब ये ऐसे रखा हुआ है, इसको यू क्लॉकवाइज 30 डिग्री रोटेट कर दिया, ठीक है। तो हमें बताना है किस तरीके से रोटेट करा, वो भी मैंने समझा दिया, इस तरीके से है, यानी कि ये इसकी एक्सेस हो जाएगी, जिस एक्सेस के अबाउट इसको रोटेट किया जा रहा है ये इसकी एक्सेस हो जाएगी। इसको ले लेंगे हम जेड एक्सेस, जेड एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो ये ऐसे रोटेट हो रहा है जेड एक्सेस के अबाउट, इसको ऐसे रोटेट कर रहे 30 डिग्री। तो बताना है अब नया फ्लक्स कितना आएगा, फाइंड फ्लक्स। तो शॉर्ट में मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, थोड़ा गड़बड़ अंग्रेजी में, देखो तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे y लिया, यहाँ पे x लिया, और इसको 30 डिग्री रोटेट कर दिया इस तरीके से। पहले ऐसे था, अब 30 डिग्री ऐसे आ गया, चलो ऐसे समझो, ऐसे 30 डिग्री आ गया। तो 30 डिग्री क्या है, 30 डिग्री ये एंगल है, ये ऊपर वाला एंगल 30 डिग्री है, और एरिया, अच्छा ये नीचे वाला कितना बनेगा, नीचे वाला बनेगा 60 डिग्री, ऊपर 30 तो नीचे 60, और ये जो हमारा इसका एरिया है वो ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा क्या, देखो देखो, एरिया ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर, एरिया आ रहा है इधर, तो एरिया के और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया के और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन रहा है, वापस 30 डिग्री। अब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 30 डिग्री बन रहा है, तो फ्लक्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस का 30 आ गया ई ए स्क्वायर रूट 3/2, ये आ गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखो इसमें नोट करो, ये नोट्स बनाओ, चलो ये सब इम्पोर्टेंट चीजें हैं। चलो देखो भाई, हमने एक दो क्वेश्चन कर लिए, एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस पे। जैसे कुछ इस तरीके से सवाल है कि लूप इस तरीके से रखा हुआ है, स्क्वायर लूप, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे दे दी, तो बताओ कि कितना फ्लक्स इस लूप से पास हो रहा है, इस लूप से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो देखा जाए, इसका एरिया वेक्टर को देखा जाए, तो एरिया तो आगे सरफेस के परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में, दोनों के बीच में एंगल 90, तो फ्लक्स हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया cos 90 यानी कि 0। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सरफेस पर है, जिस सरफेस पे हमें फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी सरफेस पर है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल 90 बन जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे फ्लक्स हमारा 0 आ गया। अब क्वेश्चन देखो, अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेते हैं, ये 2D वाले क्वेश्चन बहुत हो गए, 3D में स्टार्ट करते हैं।
थ्री डी में पहले एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बेसिक सवाल। ये एक बना दिया हमने क्यूब, बढ़िया एकदम ताजा ताजा क्यूब। ये क्यूब है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इधर आया जेड एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो ई नॉट और एक्स आई कैप, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है। अब हमें फ्लक्स निकालना है थ्रू दिस क्यूब, जिसका साइड हमें दे रखा है ए। साइड ऑफ द क्यूब इज ए। ठीक है, इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो ध्यान से, कितना फ्लक्स पास होगा। सबसे पहले तो इस क्यूब के पास 6 सरफेस हैं, 6 सरफेस हैं। सभी सरफेस से फ्लक्स चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं एंगल ही चेक कर लेता हूं कि जो हमें निकालने की जरूरत ना पड़े। आगे वाला सरफेस ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो एक्स में राइट साइड में, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसका एरिया इधर, एंगल 90 डिग्री, फ्लक्स 0। पीछे वाले सरफेस का भी ऐसी सेम, पीछे देखो, पीछे भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर राइट साइड में और एरिया पीछे, एंगल 90, फ्लक्स 0। ऊपर वाले में भी सेम, एंगल 90 बन रहा है, फ्लक्स 0। नीचे वाले में भी एंगल 90 बन रहा है, फ्लक्स 0। सिर्फ इस तरफ वाला जो सरफेस है और इस तरफ वाला जो सरफेस है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है, ये वाला 180 डिग्री 180 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इन दोनों से कुछ ना कुछ फ्लक्स आएगा। तो ठीक है, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं ताकि तुमको और अच्छे से समझ में आए। ये हाईलाइट कर देते हैं, ये वाला एरिया इस डायरेक्शन में, ये वाला एरिया इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो एरिया की वैल्यू तो वही साइड इंटू साइड ए स्क्वायर, क्योंकि एक स्क्वायर है। ठीक है, देखेंगे फ्लक्स हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो सरफेस है वो ओरिजिन से कितना आगे है, ए डिस्टेंस आगे है। ये वाला जो सरफेस है वो ओरिजिन से ए डिस्टेंस आगे है, क्योंकि साइड हमें ए दे रखी है ना, साइड हमें क्यूब की ए दे रखी है। तो ये जो पहला वाला सरफेस है जिसको मैं A1 से दिखा रहा हूं, A1 वाला सरफेस तो YZ प्लेन पे है, यहाँ पे तो x की वैल्यू 0 है, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं x की वैल्यू बढ़ रही है और यहाँ पे x की वैल्यू हो जा रही है A। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट A। ठीक, तो पहले सेकंड वाला फ्लक्स निकालते हैं। सेकंड वाले पे तो फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2, फ्लक्स 1 तो वेरी इजीली 0 हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स 1 पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। फ्लक्स 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि है E नॉट इंटू ए इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू कॉस का 0, क्योंकि एंगल है एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो फ्लक्स हो गया E नॉट ए क्यूब। तो वेरी इजी क्वेश्चन, फ्लक्स यहां से E नॉट ए क्यूब आ गया। इसी क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें E नॉट दे रखी होती, यानी कांस्टेंट दे रखी होती, वेरिएबल नहीं दे रखी होती, तो दोनों से फ्लक्स निकलता टोटल फ्लक्स हो जाता 1 का भी और 2 का भी। 1 का फ्लक्स देखो कैसे निकालते हैं, 1 का फ्लक्स निकालते हैं, 1 का फ्लक्स निकालते, फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट इंटू एरिया ए स्क्वायर एंड कॉस 180। कॉस 180 किस लिए, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, एरिया पीछे, प्लस दूसरा वाला A2 का हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, यूनिफॉर्म ले ली मैंने कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस का 0। तो यहाँ पे कॉस 180 -1, तो माइनस ई नॉट ए स्क्वायर प्लस ई नॉट ए स्क्वायर, कॉस 0 को 1 लिखा, फ्लक्स यहाँ पे आ रहा है 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती यानी कांस्टेंट होती तो फ्लक्स 0 आता, क्योंकि सरफेस के अंदर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर हो रही है, यानी इस क्यूब के अंदर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर हो रही है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी तो निकल रही है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के अंदर एंटर होंगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर भी निकलेंगी। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्स 0 आ रहा है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तब कुछ ना कुछ फ्लक्स आएगा, क्योंकि सेम जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर हो रही है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं निकल रही है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्लक्स आएगा। तो पहला वाला केस हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का था, दूसरा वाला केस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का था। तो ठीक है, इसको भी नोट करो, पॉज करके नोट करो। इसी में एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हम वाई डायरेक्शन में कर देते हैं अब इसको।
अगर ई नॉट वाई दे रखा होता और जे कैप दे रखा होता तब देखो क्या करते। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, बस क्या दे देता, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट वाई डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई डायरेक्शन में है तो हम इस जो हमने हाईलाइट किया है इसको हाईलाइट नहीं कर सकते, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा और फ्लक्स हो जाएगा, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं पहले ऊपर। अब ऊपर वाला जो सरफेस है वो बना रहा है 0 डिग्री एंगल, नीचे वाला बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 180। इस बार ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, ये 90 बनाएगा, फ्लक्स 0। ये भी 90 बनाएगा, फ्लक्स 0। तो इस बार हाईलाइट करेंगे इन खूबसूरत पार्ट्स को, ये पार्ट और ये पार्ट, ये ऊपर ये नीचे, A1 और A2। सेम कॉन्सेप्ट, सेम फॉर्मूला, बट इस बार जो मैंने A1 लिया है, A1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि A2 वाला क्या है, एक्स जेड प्लेन पे है, जहां पे y की वैल्यू 0 होती है, और y की वैल्यू 0 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इस बार इस नीचे वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ऊपर वाले जाते 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 ए पे पहुंच गए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट इंटू ए। इस बार इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, φ2 प्लस φ1। फ्लक्स 2 हो गया 0, फ्लक्स 1 हो गया ई नॉट ए, वाई की वैल्यू ए ले ली, ई नॉट ए, और एरिया ए स्क्वायर और कॉस 0। तो दिस इज द केस इस क्वेश्चन के लिए। देखो इसको भी समझो। चलो अब जरा इससे थोड़ा सा लंबा सवाल लेते हैं। ये सवाल तो आसान है जो अभी मैं लेने वाला हूं, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, सेम ऐसा ही। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड हम तीनों डायरेक्शन में ले लेंगे। अभी हमने खाली एक्स में लेती है, अब हम एक्स वाई जेड तीनों में ले लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं ई नॉट, आई कैप चलो कांस्टेंट लेता हूं मैं, ई नॉट 2 ई नॉट जे कैप प्लस 5 ई नॉट के कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से ले ली मैंने। और इस तरीके से इसको रखते हैं, ये रख दिया मैंने एक क्यूब, ठीक है। तो देखो ये मैंने एक क्यूब बना दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे तीनों डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड तीनों में। तो जब ऊपर वाले सरफेस को लेंगे, ऊपर वाले सरफेस की बात करेंगे, इसका एरिया ऊपर, इसका एरिया नीचे, तो इनको नेम देना पड़ेगा ए बी सी डी का, ए बी सी डी, और पीछे वाले को ई एफ जी एच का नाम देना पड़ेगा, ठीक है। अब ए बी सी डी, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, ए बी सी डी का एरिया वेक्टर कहाँ पे आता है, आगे आता है जेड डायरेक्शन में, और जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 5 ई नॉट। तो फ्लक्स ऑफ ए बी सी डी इज इलेक्ट्रिक फील्ड 5 ई नॉट एंड एरिया इज ए स्क्वायर cos 0 यानी पॉजिटिव, ओके। फ्लक्स अब इसके पीछे वाले का ई एफ जी एच, पीछे वाले का फ्लक्स कितना होगा, पीछे वाले का हो जाएगा, पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा वही जेड डायरेक्शन में, इस बार पीछे है, पहले आगे थी, इसको घुमा के ऐसे पीछे ले गया मैं, पीछे पीछे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पॉजिटिव जेड में दे रखी है, लेकिन एरिया हमारा पीछे है नेगेटिव जेड में, ई एफ जी एच का एरिया पीछे है। तो माइनस ई 5 ई नॉट ए स्क्वायर, तो ये सेम ही आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वही 5 ई नॉट, एरिया वही ए स्क्वायर, बस डायरेक्शन पीछे है, कॉस 180 -1 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं फ्लक्स, इसका लेते हैं एफ बी सी जी, ओके, एफ बी सी जी, एंड दिस इज इन वाई जेड प्लेन। ये वाई जेड प्लेन में एरिया राइट साइड में, यानी कि एरिया एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्स वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंगे, तो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, एरिया आ गया ए स्क्वायर, कॉस 0 इज 1, ओके। फ्लक्स अब इसका लेते हैं ए ई एच डी, ये वाला ए ई एच डी, ये वाला ए ई एच डी, ओके। नाउ एरिया इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन बट इलेक्ट्रिक फील्ड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो एंगल 180, तो माइनस में आएगा ई नॉट ए स्क्वायर, ठीक है। फ्लक्स अब ले लिया हमने ए बी एफ ई ऊपर वाला, ए बी एफ ई ऊपर वाला फ्लक्स ले लिया, ऊपर वाला मतलब एरिया ले लिया, ऊपर वाले एरिया का एरिया वेक्टर ऊपर
और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में 2E0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2E0 और एरिया A²। ठीक है, अब एक नीचे वाला बचा यानी DCGH। तो नीचे की तरफ एरिया और ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस का 2E0 A², ये आ गया फ्लक्स थ्रू ऑल द सरफेसेस। और टोटल फ्लक्स अगर निकालोगे, टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना है, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये सबका ऐड करके हो गया ये 0। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कांस्टेंट ले रखी है, यूनिफॉर्म ले रखी है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए टोटल फ्लक्स हमेशा 0 आएगा, चाहे वो किसी भी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है। तो देखो इसको नोट करो। चलो इसको भी थोड़ा हटाते हैं, प्यार से हटाते हैं इसको। इसके बाद एक और प्यारा सा क्वेश्चन हमें लेना है। ये सब बोर्ड में बहुत आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लिया हमने सिलेंडर, अभी हम क्यूब लेके कर रहे थे, अब सिलेंडर लेके करेंगे। एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो दे रखा है ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो दे रखा है ए, और ये वाई डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो दे रखी है अल्फा एक्स आई कैप, और ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस भी 2a। चलो 2a ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है अल्फा एक्स आई कैप, और पहला वाला ये जो सर्कुलर पार्ट है वो a डिस्टेंस पे, दूसरा सर्कुलर पार्ट 2a डिस्टेंस पे। ठीक है, ये सर्कुलर पार्ट a पे, ये सर्कुलर पार्ट 2a पे। ठीक है, तो यहां पे हमें बताना है कि इस जो सिलेंड्रिकल सरफेस है उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ध्यान से समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अब जरा मैं एक यंत्र उठा लेता हूं, बहुत ही खूबसूरत सा यंत्र। इस यंत्र से समझाते हैं कि जो ये वाली डायरेक्शन है लेफ्ट वाली, ये वाला एरिया, ये वाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इसके पर, सॉरी एरिया वेक्टर ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, आगे आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, दोनों के बीच में एंगल 180। ठीक है, इसका एरिया इधर, इसका एरिया इधर, एरिया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एंगल 0 बन रहा है। तो पहले वाले का एंगल 180 बन रहा है, दूसरे का 0 बन रहा है। अब बात करते हैं कर्व सरफेस की। तो कर्व सरफेस यहां पे समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ऐसे राइट में, और कर्व सरफेस का एरिया कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना रहा है, 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री। तो कोई भी एरिया लोगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल 90 बनाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में और एरिया ऐसे। तो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये जो कर्व वाला पार्ट है सिलेंडर का, जो कर्व सरफेस है, इसकी वजह से कोई भी फ्लक्स नहीं आएगा। फ्लक्स क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कर्व सरफेस में जितने भी एरिया बन रहे हैं सारे के सारे फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो फ्लक्स आएगा सिर्फ 1 की वजह से और 2 की वजह से, टोटल फ्लक्स। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स को हम लिख देंगे फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 1। सरफेस 1 में x की वैल्यू a है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी अल्फा इंटू a, एरिया कैपिटल A, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल cos 180। ओके, तो ये हो जाएगा अल्फा a आगे आ जाएगा माइनस, प्लस प्लस सेकंड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड x की वैल्यू 3a हो गई है, अल्फा इंटू 3a और cos 0, तो 3a अल्फा, और दोनों को ऐड करेंगे तो 2a अल्फा। दिस इज द रिक्वायर्ड फ्लक्स जो इस सिलेंडर से पास हो रहा है। तो ये भी नोट कर लो। तो बच्चों आज जो भी क्वेश्चन तुमने करे हैं वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर इसी टाइप के सवाल बोर्ड में आते हैं और कई बार पूछे गए हैं। तो तब तक तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।